Hello everyone, welcome to Olive Board. This will be the part 2 of the RBI circular February 2025 month. Okay, so if you haven't watched the part 1, I request you to please do watch it, right? और उसके बाद आप part 2 को कंटिन्यू कर सकते हो. Let's start with the discussion. अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड यू कैन डाउनलोड ऑल द पीडीएफ फाइल्स रिलेटेड टू यूट्यूब सेशंस. और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देना चालू कर सकते हो रिलेटेड टू एनी एग्जाम ऑफ रेगुलेटरी बॉडी. चालू करते हैं सबसे पहले सर्कुलर से. सो दिस इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन. तो ये ऑलरेडी 2023 के अंदर आ चुका था, राइट? अभी इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, राइट? सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है. सो यहाँ पे पूरा इसका बैकग्राउंड गिवन है. बेसिकली दीज रेगुलेशन शैल बी कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट. बेसिकली एक एनआर से कैसे पैसे लेने हैं, कैसे उसको पैसे देने, ये पूरा मैनर बताता है. कौन सी करेंसी में लेने हैं, कौन से नहीं देने. यहाँ पे बेसिकली इतना सा अमेंडमेंट आया था. एक पॉइंट 2 था, राइट? रेगुलेशन 3 का जो पॉइंट 2 था उसको चेंज करके ये कर दिया गया है. Okay, not going into too much detail, I would like you to know about the structure of this circular, right? So amendment क्या है? Basically the amendment specifies that transactions between the resident of member countries of the Asian Clearing Union, एक Asian Clearing Union बना रखी है. So the transactions between the resident of member countries of ACU excluding the Nepal and Bhutan, इसके पेमेंट्स किस में होने चाहिए? शुड बी मेड थ्रू एसीयू मैकेनिज्म. एक एसीयू मैकेनिज्म बना रखा है. अगर आप रेजिडेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज हो एसीयू के, राइट, एक्सक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान, तो आपको एसीयू मैकेनिज्म के हिसाब से ही वो ट्रांजेक्शंस करने पड़ेंगे, पेमेंट्स करने पड़ेंगे, या फिर जो आरबीआई के डायरेक्शंस है उनके हिसाब से करने पड़ेंगे. फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन द मैनर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट शुड अलाइन विद द प्रोविजंस of item specified under item 3 of the regulation. तो बेसिकली सिर्फ इस लाइन का अमेंडमेंट आया था, क्लॉज 2 का अमेंडमेंट आया था, उस लाइन को ही बेसिकली चेंज कर दिया था. अब ये समझने से पहले जो पुराना सर्कुलर था उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा, राइट? सो विद इन 2 मिनट्स हम पुराना सर्कुलर भी एक बार देख लेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आई थी और बेसिकली व्हाट इट इज ऑल अबाउट. ही हाईलाइट्स द एसीयू पेमेंट अरेंजमेंट among the certain countries to facilitate transaction without using the major international currencies. तो ACU एक पेमेंट अरेंजमेंट बना हुआ है, certain countries ने उसको बना रखा है. कुछ कंट्रीज हैं जिसका ACU का पार्ट है, ताकि उनके आपस में ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट हो पाए विदाउट यूजिंग इंटरनेशनल करेंसीज. मतलब उनकी या तो लोकल करेंसी या फिर जो भी स्पेसिफाइड रेगुलेशंस के अंदर उन करेंसीज के अंदर ये ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट हो पाए. दिस अमेंडमेंट क्लैरिफाइज दैट द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ एसीयू मेंबर कंट्रीज शुड यूटिलाइज द एसीयू मैकेनिज्म और फॉलो द आरबीआई स्पेसिफाइड गाइडलाइंस. ठीक है, आपको बताना चाहूंगा ये अमेंडमेंट आया किस में. तो ये रेगुलेशन 2023 के जो बने हुए थे उनके अंदर ये अमेंडमेंट आया है. बेसिकली ये 2023 वाले जो ऑलरेडी गाइडलाइंस आ चुकी थी, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, राइट? व्हाट इज द रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? सो टू आउटलाइन द परमिसिबल मेथड फॉर रेजिडेंट इन इंडिया. अगर आप एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, सो आप कैसे पैसे रिसीव करोगे और कैसे पेमेंट्स करोगे. किसको? नॉन रेजिडेंट को, जो बाहर रहते हैं, राइट? जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, लेट सपोज किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो आप कैसे उनसे पैसे रिसीव करोगे, कैसे पे करोगे? सर क्यों जरूरत है पैसे रिसीव पे करने की? ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सर्कुलर इज टू आउटलाइन द परमिसिबल मेथड फॉर रेजिडेंट इन इंडिया टू रिसीव एंड मेक पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट, इंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. सो ऑब्वियसली दो फॉरेन कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड हो रहा है, तो फेमा गाइडलाइंस यहां पे अप्लाई हो जाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यहां पे अप्लाई हो जाएगा, राइट? फिर उसके बाद यहां पे कुछ डेफिनेशंस गिवन है और जनरल प्रोविजन क्या है? रेजिडेंट इन इंडिया मस्ट कंडक्ट ऑल द रिसीट एंड पेमेंट्स इन्वॉल्विंग द नॉन रेजिडेंट थ्रू एन ऑथराइज्ड बैंक या ऑथराइज्ड पर्सन. तो बीच में एक ऑथराइज्ड बैंक या ऑथराइज्ड पर्सन होना रिक्वायर्ड है. एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट. अगर एक्ट के अंदर नहीं लिखा है कि नहीं चलेगा, अगर ये नहीं होगा तो भी चलेगा, तो फिर ठीक है. बाकी यहाँ पे ऑथराइज बैंक या ऑथराइज पर्सन होना चाहिए.
बात करते हैं ट्रांजेक्शंस ट्रेड की, जो ट्रेड हो रही है, राइट, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बेसिकली बिजनेस कर रहे हो विथ नेपाल एंड भूटान। तो अगर आप इन दो कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो तो पेमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट फ्रॉम नेपाल एंड भूटान शुड बी मेड इन INR। तो आप इनसे क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ INR के अंदर डील करोगे। फॉर एक्सपोर्ट्स वेयर द इंपोर्टर इन नेपाल इज परमिटेड बाय द नेपाल राष्ट्र बैंक टू पे इन फॉरेन करेंसी, सच रिसीट शैल बी मेड इन फॉरेन करेंसी। अगर इंपोर्टर जो कि नेपाल में सिचुएटेड है उसको नेपाल राष्ट्र बैंक ने परमिट कर रखा है कि वो फॉरेन करेंसी में पे कर सकता है तो ही वो फॉरेन करेंसी में पे करेगा। बाकी ये सारे ट्रेड्स किस में होने वाले, INR के अंदर डिनोमिनेटेड होने वाले हैं। ठीक है, इसका पेमेंट किस में आने वाला है, INR के अंदर आने वाला है। विथ मेंबर कंट्रीज ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन, अभी यहाँ नेपाल और भूटान को छोड़ के बात हो रही है। अरे नेपाल और भूटान की तो हम बात कर चुके हैं, INR में आना चाहिए, राइट। एशियन क्लियरिंग यूनियन की जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है ACU की, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो पेमेंट बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ ACU मेंबर कंट्रीज शुड बी रूटेड थ्रू ACU मैकेनिज्म। तो वो जो पेमेंट आ रहा है जा रहा है वो ACU मैकेनिज्म के थ्रू रूट होगा, राइट। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू वो रूट होगा। फॉर अदर ट्रांजेक्शंस रिसीट एंड पेमेंट कैन बी मेड इन INR और फॉरेन करेंसी। अगर कोई और ट्रांजेक्शन है तो फिर वहां पे INR या फॉरेन करेंसी आप यूज कर सकते हो। और किसी कंट्री के साथ कर रहे हो, यानी कि नेपाल भूटान के साथ नहीं कर रहे हो, ACU की मेंबर कंट्रीज के साथ नहीं कर रहे हो, तो अदर कंट्रीज में आ जाएगी। यहां पे द रिसीट और पेमेंट कैन बी मेड इन INR या फिर कोई भी अदर फॉरेन करेंसीज। ओके, नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन, अभी कोई ट्रेडिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है और नेपाल भूटान के साथ में हो रहा है। ठीक है, नेपाल भूटान के साथ में हो रहा है। सो यहां पे भी पेमेंट किस में होगा, आपका INR के अंदर होगा। फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन भूटान पेमेंट शुड ऑल्सो बी मेड इन फॉरेन करेंसी। अगर कोई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो रहा है भूटान के अंदर तो फॉरेन करेंसी के अंदर फिर वो अलाउड है। अदर कंट्रीज की बात करें तो INR या फॉरेन करेंसी दोनों के अंदर हो सकता है, राइट। पर नेपाल एंड भूटान की बात करें तो वहां INR आता है। ट्रांजेक्शंस इन इंडिया, फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेसिडेंट एंड अ नॉन रेसिडेंट विजिटर इन इंडिया, पेमेंट एंड रिसीट शुड बी अगेन बी डन इन INR ओनली। तो यहाँ पे काफी सारे गाइडलाइंस परमिटेड है कि तुमको अगर यहाँ पे ट्रेड करना है या फिर कोई ट्रांजेक्शन इंडिया के अंदर आप कर रहे हो एक्सक्लूडिंग द ट्रेड ट्रांजेक्शन, तो वो सब किस में होने चाहिए, INR में होने चाहिए। बेसिकली नेपाल और भूटान, या फिर कोई अगर ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई NR विजिटर है इंडिया के अंदर, उससे आप पेमेंट या रिसीट कर रहे हो तो INR के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। The RBI has specified how the Indian resident can make or receive the payment to the non-resident. समराइज करने के लिए, ट्रेड विथ नेपाल भूटान INR यूज करो, ACU के साथ कर रहे हो तो ACU मैकेनिज्म यूज करो। ACU क्या है, बेसिकली आपका वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ट्रेड विथ अदर कंट्रीज, तो वहां पे आप INR और FC दोनों यूज कर सकते हो, फॉरेन करेंसी दोनों यूज कर सकते हो। नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन जनरली यूज INR, फॉरेन करेंसी इज परमिसेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन भूटान। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भूटान में, तो वहां फॉरेन करेंसी परमिटेड है। विद इन इंडिया, ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट एंड विजिटिंग NR, ये वापस किस में होने चाहिए, INR में होने चाहिए, राइट। तो ये हमने उसको सर्कुलर को बेसिकली समराइज कर दिया यहाँ पे। अगला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी लोग जानते हैं एक्सिम बैंक की बात हो रही है। ये एक AIFI है। सर AIFI क्या होता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। इंडिया के अंदर 5 AIFI अभी हैं। सो यहाँ पे एक्सिम बैंक की बात हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट, ये लाइन ऑफ क्रेडिट है, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट से कंफ्यूज मत करना, राइट। लेटर ऑफ क्रेडिट अलग चीज होती है, लाइन ऑफ क्रेडिट अलग चीज होती है। सो यहाँ पे एक्सिम बैंक GOI सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ USD 180 मिलियन टू गवर्नमेंट ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो यहाँ पे वियतनाम गवर्नमेंट को लाइन ऑफ क्रेडिट एंटर किया गया है उनके साथ में, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स इन द बोरोअर्स कंट्री। यहाँ पे हमने लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है बेसिकली वियतनाम गवर्नमेंट को। 13 फरवरी को ये वाला सर्कुलर पर्टिकुलरली आया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, स्टिल सर्कुलर आया था, तो हम एक ब्रीफ ओवरव्यू यहाँ पे ले लेंगे। पहला वाला और ये वाला पर्टिकुलरली, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले। लास्ट में मैंने एक ऐसा सर्कुलर लिया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हम इसमें काफी सारे MCQs भी डेफिनेटली सॉल्व करने वाले हैं। एग्रीमेंट का डिटेल क्या है, तो एक्सिम बैंक ने एंटर किया है एग्रीमेंट
गवर्नमेंट ऑफ वियतनाम के साथ कि उनको लाइन ऑफ क्रेडिट मिलेगी $180 मिलियन की। ठीक है, पर्पस क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स इन द वियतनाम। तो वियतनाम को यहां पे क्या चाहिए? 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स चाहिए, इसीलिए ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट हुआ है, अरेंजमेंट हुआ है, राइट। इफेक्टिव डेट ऑफ डिसबर्समेंट, तो यहाँ पे डेट्स एप्लीकेबल हैं, आपकी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन भी यहाँ पे गिवन है। जो चीज़ें इतनी रेलिवेंट नहीं है मैं स्किप करता जा रहा हूँ। बेसिकली ये जो 2 सर्कुलर हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कम इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा इंपॉर्टेंट उसको हम ओवरव्यू लेने वाले, राइट। एजेंसी कमीशन, तो यहाँ पे कोई भी एजेंसी कमीशन पेएबल नहीं है फॉर एक्सपोर्ट्स अंडर LOC। एक्सपोर्टर में यूज देयर ओन रिसोर्सेज या फिर यूटिलाइज द बैलेंस इन देयर एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट टू पे कमीशंस इन द फ्री फॉरेन एक्सचेंज, राइट। यहाँ पे गाइडेंस भी दी गई है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को। ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स क्या होते हैं? हमने काफी बार इनको डिस्कस किया है, राइट। और कुछ रेगुलेटरी कंप्लाइंस भी यहाँ पे गिवन है। बेसिकली यहाँ पे आपका लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है। व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट? इट इज नथिंग बट अ प्रेजेंट बोरोइंग लिमिट एक्सटेंडेड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक क्रेडिट लिमिट दे दी है, किसको? बोरोवर को, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो नीड बेसिस पे बोरोवर इस लाइन ऑफ क्रेडिट को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। इट वर्क्स लाइक फाइनेंशियल कुशन, ये एक फाइनेंशियल कुशन की तरह काम आती है। जब भी उनको फंड्स की नीड होती है वो निकाल सकते हैं इसमें से। और जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो सिर्फ बोरोड अमाउंट पे होता है, राइट। बोरोड अमाउंट पे होता है। लेट सपोज आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया जिसकी लिमिट 1 लाख रुपीज है। अब आपने उसका पूरा का पूरा अमाउंट यूज नहीं किया, पर मान लो आपने 30,000 यूज किए, 70,000 यूज नहीं किए, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट किस पे लगने वाला है? 30,000 पे ही लगने वाला है, राइट। सो सिमिलरली ये वाले जो अरेंजमेंट्स है LOC के, ये भी इसी की तरह काम करते हैं, राइट। दीज आर लाइन ऑफ क्रेडिट। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू एग्जिम बैंक क्या किया? एक्सटेंड किया है $180 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू वियतनाम गवर्नमेंट। अभी वियतनाम गवर्नमेंट बोरोवर हो गए, एग्जिम बैंक क्या हो गए? यहाँ पे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए या FI हो गए। वियतनाम कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस लिमिट टू प्रोक्योर 4 ऑफशोर पेट्रोल वेसल। जब भी उनको लेनी है वो क्या कर सकते हैं? इस लाइन ऑफ क्रेडिट में से विदड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे इसी तरह से वर्क करता है। सो बेसिकली ये ऊपर से चीजें पता होनी चाहिए उन सर्कुलर्स की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिमिलर टाइप का सर्कुलर है जिसको आप एक बार रीड कर सकते हो। बेसिकली ये वापस एग्जिम बैंक का ही है। गवर्नमेंट ने लाइन ऑफ क्रेडिट 120 मिलियन का यहाँ पे एक्सटेंड किया है। पिछले वाले में 180 मिलियन था, 120 मिलियन है। एंड ऑब्वियसली इसका पर्पस भी अलग है, यहाँ पे भी वियतनाम गवर्नमेंट को ही गया है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ हाई स्पीड गार्ड बोट्स इन द बोरोवर कंट्री। ये हाई स्पीड बोट्स के लिए किया गया है, पहले वाला किसी और पर्पस के लिए था, राइट। आगे आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ प्राइमरी मेंबर ऑफ NDSOM। आप सभी को अब तक पता होगा NDSOM क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में समझा था कि बेसिकली NDSOM प्लेटफॉर्म क्या चीज है। और इस वीडियो के अंदर भी हम ट्राई करेंगे कि इफ टाइम परमिट्स तो हम लास्ट में जो सर्कुलर वाला वीडियोस हमने देखा था उसको हम फटाफट से रिवाइज कर लें, पार्ट 1 को रिवाइज कर लें। ओके, पहले पार्ट 2 के सर्कुलर्स खत्म करते हैं, इनके थोड़े बहुत MCQs सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे पार्ट 1 के क्विक रिविजन पे। सो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ प्राइमरी मेंबर ऑफ NDSOM and its own gilt account holders or between 2 gilt account holders of the same primary member, right। तो एक ही प्राइमरी के 2 गिल्ट अकाउंट होल्डर्स की बात की गई है या फिर यहां पे एक प्राइमरी मेंबर और उसका एक गिल्ट अकाउंट की बात की गई है। क्या होता है बेसिकली सर्कुलर से समझते हैं। करंट प्रैक्टिस क्या है समझना। ट्रांजैक्शंस इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओवर द काउंटर मार्केट, ऑब्वियस सी बात है ये ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर ही होने, आर कंडक्टेड ईदर ऑन द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, या तो वो NDSOM प्लेटफॉर्म के थ्रू होते हैं, राइट। यहां पे मैं OTC कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूं, दैट टू इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। G-Secs के अंदर जो OTC कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या तो वो NDSOM प्लेटफॉर्म के थ्रू होते हैं, राइट। ये तो पहला वे हो गया।
या फिर दे आर बायलेटरली नेगोशिएटेड, या फिर वो आपस में नेगोशिएट किए जाते हैं, दैट टू आउटसाइड द सिस्टम, और सब्सीक्वेंटली उनको एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म पे क्या किया जाता है, रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो दो वेज हो गए, या तो आप करो ही एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म के थ्रू, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो पहले आपने क्या करा, पहले आपने उनको बायलेटरली नेगोशिएट कर लिया, आपस में नेगोशिएट कर लिया, और सब्सीक्वेंटली व्हाट यू डिड इज यू रिपोर्टेड दैट ट्रांजैक्शन ऑन द एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म। तो ये दो वेज है, राइट। ऑल द ट्रांजैक्शंस मैच्ड विद एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म आर क्लियर्ड एंड सेटल्ड थ्रू, आप सभी जानते हैं सीसीआईएल के थ्रू। तो जो भी एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म के अंदर जो ट्रांजैक्शन का मैचिंग हो रही है वो क्लियर और सेटलमेंट कौन करेगा, उसको सीसीआईएल करेगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगा, which acts as a central counterparty authority for these transactions, right? Existing restriction क्या था, previously transactions between a primary member and its own gilt account holder, उसके खुद के प्राइमरी मेंबर और उसका खुद का जो गिल्ट अकाउंट होल्डर है उसके बीच में जो ट्रांजैक्शन होता था, या फिर जो दो गिल्ट अकाउंट होल्डर के बीच में ट्रांजैक्शन होता था, वर नॉट परमिटेड टू बी मैच्ड ऑन एनडीओएस एंड वर आल्सो नॉट क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय सीसीआईएल। तो जो प्राइमरी मेंबर और उसके खुद के गिल्ट अकाउंट होल्डर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर दो गिल्ट अकाउंट होल्डर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑफ द सेम प्राइमरी मेंबर, ये एनडीओएस ओएम प्लेटफॉर्म इसको टच नहीं करता था, और ऑब्वियसली बात है वो प्लेटफॉर्म उसको टच नहीं कर रहा, तो सीसीआईएल भी उसको क्लियर और सेटल नहीं करने वाला है, राइट। रिवाइज्ड गाइडलाइंस क्या है, ट्रांजैक्शंस बिटवीन पीएम एंड इट्स ओन गिल्ट अकाउंट, या फिर दो गिल्ट अकाउंट होल्डर्स के बीच में, are now permitted to be matched on both the anonymous order matching system, right, anonymous order matching system segment और request for quote segment of the NDS OM platform। तो ये दोनों में ही permitted हो चुके हैं, right। अभी बेसिकली RFQ क्या होता है, तो RFQ is nothing but request for quote, right। now it is a negotiation module, ये एनडीएस ओएम का एक नेगोशिएटेड मॉड्यूल है, वेयर मेंबर्स कैन प्लेस और रिस्पॉन्ड टू द कोड्स टू कंप्लीट द ट्रेड नेगोशिएशन। वो या तो प्लेस कर सकते हैं या फिर जो कोड्स आए हैं उन पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर इलिक्विड सिक्योरिटीज। पर्पस क्या है इसका, सो आरएफक्यू सेगमेंट हेल्प्स द मेंबर सीक कोड्स फॉर द सिक्योरिटीज दैट मे नॉट बी रेडीली ट्रेडेड। तो जो रेडीली ट्रेडेड सिक्योरिटी नहीं है उनको आरएफक्यू सेगमेंट के थ्रू जाना पड़ता है, उनके कोड्स आते हैं, फिर उन पे आप रिप्लाई भी कर सकते हो, राइट। सो इससे बेसिकली ऑर्डर मैचिंग होती है, आपकी लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है, कहने का मतलब अल्टीमेटली। सो फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पे, मेंबर कैन इनिशिएट अ रिक्वेस्ट फॉर कोट, आप आरएफक्यू कर सकते हो फ्रॉम अदर मेंबर्स, स्पेसिफाइंग द सिक्योरिटी क्वांटिटी एंड डिजायर्ड प्राइस ऑफ द यील्ड। आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आरएफक्यू भेज सकते हो कि आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए एंड ऑल, और वो क्या कर सकते हैं, उन पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि नहीं हमको इस कोड पे नहीं करना, हमको इतने ही कोड पे करना है। सो बेसिकली ये नेगोशिएशन का एक प्लेटफॉर्म है, राइट, नेगोशिएशन का एक प्लेटफॉर्म है। मैचिंग ऑन एनडीएस ओएम, जो मैच ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कौन क्लियर करेगा, सीसीआईएल क्लियर करेगा, ये आपको एक पता होना चाहिए। ऑप्शनल क्लियरिंग फॉर बायलैटरल ट्रांजैक्शन, फॉर ट्रांजैक्शंस दैट आर बायलैटरली नेगोशिएटेड, जो आपस में नेगोशिएट हुए थे, बायलैटरली मतलब दोनों पार्टीज ने नेगोशिएट किए थे और उनको फिर रिपोर्ट किया गया एनडीएस ओएम पे। द फैसिलिटी ऑफ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट थ्रू सीसीआईएल इज एक्सटेंडेड ऑन एन ऑप्शनल बेसिस। तो जो बायलैटरल नेगोशिएशन हुआ था और उनको बाद में रिपोर्ट किया था एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म को, वहां पे सीसीआईएल का सेटलमेंट क्या है, ऑप्शनल बेसिस पे अवेलेबल है, चाहो तो करवा सकते हो, राइट। सेटलमेंट फीचर्स, एनी फेलियर, अगर कोई फेलियर हुआ है तो वो पर्टिकुलरली उसके अंदर एसजीएल बाउंसिंग के अंदर काउंट हो जाएगा, राइट, और उस पर अकॉर्डिंगली यहाँ पे पेनल्टी बाउंसिंग ऑफ एसजीएल फॉर्म्स की लगने वाली है, राइट। रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो यहाँ पे सेक्शंस दे रखे हैं, बेसिकली आरबीआई यहाँ पे रेगुलेट करेंगे इन डायरेक्शंस को। प्राइमरी मेंबर्स, दीज आर द एंटिटीज ऑथराइज्ड टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन एन एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हमने एनडीएस वाला पर्टिकुलर रेगुलेशन बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, राइट। तो प्राइमरी मेंबर्स क्या होते हैं, जिनके पास डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने की अथॉरिटी होती है ऑन दी एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म, राइट। गिल्ट अकाउंट होल्डर्स क्या होते हैं, आर द क्लाइंट्स ऑफ पीएम्स
who maintain gilt account for the holding government security। तो बेसिकली ये प्राइमरी मेंबर के क्लाइंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, गिल्ट अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्ड करने के लिए, राइट। तो ये पूरी समरी दे रखी है बेसिकली जो हमने डिस्कस किया। प्रीवियसली क्या होता था, NDSOM प्लेटफॉर्म अलाउड नहीं था, अभी वो अलाउ हो चुका है, राइट। सो ये पूरे सर्कुलर के अंदर आप ये चीज पढ़ सकते हैं, मेजर ये सारे वही पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस करे थे। पहले अलाउड नहीं था, अब अलाउड यहां पे भी कर दिया गया है, ओके। अगला आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस ऑन द बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क, एक्सपोजर नॉर्म्स, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नॉर्म्स एंड रिसोर्स रेजिंग नॉर्म्स फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये डायरेक्शंस जो आए थे इनके अंदर कुछ अमेंडमेंट आया है, राइट, इनके अंदर कुछ अमेंडमेंट आया है। बेसिकली ये वाले जो प्रोविजंस है इनको एक्सटेंड कर दिया गया है AIFI पे भी, बेसिकली ये वहां पे भी अप्लाई करेंगे। ऑन रिव्यू इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द AIFI, जो AIFI इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अभी हर इन्वेस्टमेंट का एक स्टैट्यूटरी मैंडेट होता है, ये इन्वेस्टमेंट किसमें हुए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के अंदर हुए। हैविंग अ मिनिमम रेजिडुअल मेच्योरिटी ऑफ 3 years, इनकी मिनिमम रेजिडुअल मतलब अभी तक इनका 3 साल से ज्यादा बाकी है, राइट, रेजिडुअल लिखा हुआ है, वो कम से कम 3 साल है, राइट। मिनिमम रेजिडुअल मेच्योरिटी कितना है, 3 साल है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर मैं एक AIFI हूं, मैं आज कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं किसमें, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में, उनका रेजिडुअल मेच्योरिटी पीरियड कम से कम 3 साल है। ये एज ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा, आज का आज देखा जाएगा, राइट, आज का आज देखा जाएगा। Issued by non-financial entities shall not be accounted for the purpose of the ceiling of 25%। देखो इनके ऊपर ना एक HTM कैटेगरी होती है, हेल्ड टू मेच्योरिटी। हेल्ड टू मेच्योरिटी मतलब मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं उसको होल्ड करके रखूंगा टिल मेच्योरिटी, राइट। हेल्ड टू मेच्योरिटी एज द नेम सेज इट ऑल। यहाँ AIFI भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसमें कर रहा है, बॉन्ड में, डिवेंचर में, दैट टू लॉन्ग टर्म, पर उसका मिनिमम पीरियड कितना होना चाहिए, राइट, मिनिमम रेजिडुअल मेच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 years का होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये HTM के अंदर क्लासिफाई किया गया है। तो इसके ऊपर एक जनरल लिमिट है 25% की, ठीक है, 25% की। ये 25% की लिमिट AIFI को फॉलो करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, राइट। AIFI आप सभी जानते हैं इंडिया के अंदर 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लिस्ट आपके सामने गिवन है, एग्जिम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, राइट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, NABFID और SIDBI, ये 5 AIFI के अंदर आते हैं। फटाफट से बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस है जो RBI ने इशू किए थे AIFIs के लिए। इनके अंदर एक सीलिंग लिमिट थी कि तुम 25% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो अंडर हेल्ड टू मेच्योरिटी कैटेगरी। इसके अंदर 25% की सीलिंग लगी हुई थी, कैप लगा हुआ था, राइट। इस पर्टिकुलर सर्कुलर ने क्या किया है, RBI ने रिवाइज कर दिया है, रिव्यू किया है कि AIFI को ये एग्जेम्पशन दिया जाए इस पर्टिकुलर 25% की सीलिंग से। तो अगर एक AIFI बॉन्ड्स में या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, हेल्ड टू मेच्योरिटी वाले हैं, तो ये 25% की सीलिंग लिमिट नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड दैट वो बॉन्ड और डिवेंचर 3 साल से ज्यादा वाले होने चाहिए, राइट। उनका जो फाइनल मेच्योरिटी है वो 3 साल से ज्यादा, कम से कम 3 साल का होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट। सो यही पर्टिकुलर चीज हमने देखी थी, ये आपको पता होनी चाहिए, लिमिट आपको पता होनी चाहिए कि हट चुकी है। और बॉन्ड्स और डिवेंचर कितने साल वाले हैं, कम से कम 3 साल वाले हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो आप सभी लोग जानते हैं ये 5 AIFI की हमारे पास कैटेगरी है। तो प्रीवियसली जो ये 25% की लिमिट थी, इसको HTM कैटेगरी से हटा दिया गया है। अब अगर कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड या इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है AIFI, सो इन केस AIFI लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या डिवेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ये बॉन्ड्स एंड डिवेंचर कम से कम 3 year मेच्योरिटी वाले होने चाहिए, राइट। सो इसको काउंट नहीं किया जाएगा
25% वाली लिमिट के अंदर, राइट? जो हेल्ड टू मेच्योरिटी के केस में जो लिमिट है उसके अंदर इसको काउंट आप मत करना। दिस इज द होल सर्कुलर। तो इसमें सर हमको क्या पता होना चाहिए? आपको एक तो पता होना चाहिए 25% वाली लिमिट में काउंट नहीं होगा। एक किस चीज को काउंट नहीं करना है? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को जिनका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 साल से ज्यादा है, दैट टू ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इतना पता है बहुत है, राइट? इतना पता है बहुत है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, स्मार्ट वे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस चीज को कितना पढ़ना है, राइट? बाकी पढ़ने के लिए तो इस पर्टिकुलर एक ही सर्कुलर पे 1 घंटे का भी वीडियो बन सकता है, बट दैट वोंट बी रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि मैं एक एक चीज को बिल्कुल स्क्रैच करता जाऊं, राइट? अल्टीमेटली द एम इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन। आपको टू द पॉइंट पढ़ना ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। जो सर्कुलर्स इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली हम उनको बहुत डिटेल में भी पढ़ते हैं। अगला आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप सभी जानते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अलाउ कर दिया था कि इसको G-Secs के अंदर इंक्लूड कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूड कर दो। लास्ट वीडियो में अंदर ही हमने ये चीज पढ़ी थी कि इसको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर अलाउ कर दिया है। तो उसके डायरेक्शंस आ चुके हैं 2025 के। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इन डायरेक्शंस का? उससे पहले बताना चाहूंगा आपको कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेट सपोज मुझे एक लोन चाहिए, राइट? मुझे एक लोन चाहिए, अभी मुझे मिल रहा है 6% पर एनम की इंटरेस्ट रेट पे। आज मुझे मिल रहा है 6% पर एनम की इंटरेस्ट रेट पे, पर मुझे आज नहीं चाहिए, आई नीड आफ्टर 3 मंथ्स। बट द इशू इज आई थिंक आई एस्टिमेट कि आफ्टर 3 मंथ्स ये इंटरेस्ट रेट चली जाएगी 9% पर एनम पे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो क्यों ना मैं आज ही किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर जाऊं, क्यों ना मैं आज ही 3 महीने बाद का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लूं कि ये लोन मुझे 6.5% पे लेट सपोज 3 महीने बाद देने का आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। दिस इज अ काइंड ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे मैंने क्या कर लिया? मेरे रिस्क को हेज कर लिया, राइट? मेरे रिस्क को क्या कर लिया? हेज कर लिया। मुझे लगता था कि वो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इट विल शूट अप। सो व्हाट आई डिड इज आई एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 3 महीने बाद भी मुझे 6.5% पे वो लोन मिल जाएगा। दिस इज अ काइंड ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेमवर्क फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने का एक फ्रेमवर्क। पहली बात आपको बताना चाहूंगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। सर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? दैट डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। What will be the underlying asset here? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पे क्या हो जाएगी? आपकी अंडरलाइंग एसेट हो जाएगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर किए जा रहे हैं सारे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किस पे किए जा रहे हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे किए जा रहे हैं। अलाउइंग द मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू हेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। एग्जाम्पल के अंदर भी हमने क्या किया था? इंटरेस्ट रेट रिस्क को ही हेज किया था। हेज मतलब प्रोटेक्ट करना अपने आप को। मुझे लग रहा था 9% हो जाएगी, तो मैंने 6.5% पे आज ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। So I avoided that bad situation. That's nothing but hedging only, right? And enhance the liquidity in the government security market. Derivative आने की वजह से liquidity भी enhance होती है in the government market, right? Securities का market. Applicability ये उन पे अप्लाई होगा, ये उन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होगा जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को के ऊपर बेस्ड है, राइट? सो यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या हो गया आपका? सॉरी, एक तो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो और ये किसके ऊपर बनाए गए? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये आपका, ये तो आपका अंडरलाइंग असेट हो गया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? आपका डेरिवेटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हमने किसके ऊपर बनाया है? अंडरलाइंग असेट क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये डायरेक्शन अप्लाई होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडरटेकन इन द ओवर द काउंटर मार्केट इन इंडिया। अरे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा ओवर द काउंटर ही होता है। जो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको तो हम फ्यूचर्स बोलते हैं ना, वो तो फ्यूचर्स होता है। जब कोई एक्सचेंज बीच में आ गया, उसने ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवाया,
दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड, उसको फ्यूचर्स बोलते हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होता, कस्टमाइज्ड होता है। आज मैंने आपके साथ एक ट्रांजेक्शन किया, बैठ के टेबल पे हमने बात करी, इसीलिए तो इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर, एक काउंटर पे बैठ के बात करिए, एक्सचेंज नहीं है बीच में। तो हम हमारे हिसाब से चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, एग्रीमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। सो इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले बॉन्ड फॉरवर्ड मीन्स अ रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये एक रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इन विच वन काउंटर पार्टी अग्रीज टू बाय स्पेसिफिक गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी। एक पार्टी ने क्या किया, ये बायर है बेसिकली, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी सेकंड पार्टी से, तो ये सेलर हो गया, राइट। कि ये बाय कर लेगा, क्या कर लेगा, बाय कर लेगा किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। सर ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर रहा है, तो फिर डेरिवेटिव कैसे हो गया, अरे इसने कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। अभी फिलहाल इसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि मैं आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर लूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। दिस इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिलहाल तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय नहीं कर रहा, राइट। So in where the one counterparty agrees to buy a specific government security from another party on a specific future date, मान लो 3 महीने बाद बाय करूंगा, at a price determined at the time of contract, मान लो $100 पे बाय करूंगा। तो टाइम डिटरमाइन हो गया, प्राइस डिटरमाइन हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने एंटर कर लिया, दिस इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। क्योंकि दो पार्टीज ने आपस में मिलकर किया है, ओवर द काउंटर किया है। एक्सचेंज ट्रेडेड किया होता तो बीच में एनएससी या बीएससी भी आ जाते, राइट, हमारे स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाते। ओके, सो दैट्स बॉन्ड फॉरवर्ड। कैश सेटलमेंट, मान लो मैं बायर था, आप सेलर थे, ठीक है। मैंने एक बॉन्ड को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 महीने बाद मैं इस बॉन्ड को क्या करूंगा, बाय कर लूंगा, ऐसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये बॉन्ड था 100 रुपए का, ये बढ़ के कितना हो गया, 120 रुपए का हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सिक्योरिटी थी 100 रुपए की, ये बढ़ के 120 की हो गई। तो मैंने तो आपसे 100 रुपए में बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैं तो 100 रुपए में खरीद लूंगा आपसे। तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो मैं एक्चुअल डिलीवरी लूं इसकी, या तो मैं एक्चुअल डिलीवरी लूं इसकी। मतलब ये बॉन्ड सेलर के अकाउंट से निकल के मेरे अकाउंट में आ जाए, 100 रुपए में है तो 120 रुपए का, तो मुझे यहां 20 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा अगर मैं इसको बेचता हूं तो ये हो गया फिजिकल डिलीवरी। यहां पे सेलर के अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से एक्चुअली वो निकला और मेरे डीमैट अकाउंट में आ गया। दिस इज अ एक्चुअल डिलीवरी, कि सही में डिलीवरी हुई उस चीज की। और एक होता है कैश सेटलमेंट। यहां पे कैश सेटलमेंट में बायर ने बोला कि यार पहले तुम मुझे वो 100 रुपए का बॉन्ड दो, मार्केट रेट उसकी 120 हो चुकी है, फिर मैं जाके उसको खुद आगे बेचूं और 20 रुपए कमाऊं। एक काम करो ना यार, तुम मुझे डायरेक्टली 20 रुपए दे दो। इसको हम दो चीजें बोलते हैं, इसको या तो कैश सेटलमेंट बोलते हैं या फिर नेट सेटलमेंट भी बोलते हैं। यहां पे मैंने फिजिकल डिलीवरी नहीं ली, मैंने बोला 20 रुपए का फायदा हुआ, सीधा 20 रुपए दे दो। मैं ये सब नहीं करने वाला कि मैं मार्केट में जाके उसको बेचूं करूं, ठीक है। मेरे को हेडेक नहीं चाहिए, मेरे को सीधा मेरे 20 रुपए तो बात खत्म करो। दिस इज अ कैश सेटलमेंट, राइट, दिस इज अ कैश सेटलमेंट। शॉर्ट कवर्ड शॉर्ट, देखो शॉर्ट का मतलब होता है आपने कुछ चीज बेच दी, आपने कुछ चीज बेच दी, राइट। बोलते हैं ना हमने शॉर्ट पोजीशन ली, मतलब यू हैव सोल्ड समथिंग। लेट सपोज आई हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया, तो आई हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन। अब बाद में बाय करके देना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, आप पहले बाय करो फिर सेल करो, ऐसा तो हो ही सकता है। पहले सेल कर दो, उसके बाद गिरती हुई प्राइस पे बाय कर दो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेट सपोज कोई चीज आपको लग रहा है कि काफी ओवर वैल्यूड हो गई है, 100 रुपए पे आ गई है, इसकी एक्चुअल वर्थ 80 है, आपको लगता है आने वाले टाइम में 80 पे आ जाएगी, तो आप क्या करो, अभी इसको सेल कर दो, बाद में इसको बाय कर देना। तो जब आपने सेल किया, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन लिया, यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन। जब हम पहले बाय कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमने लॉन्ग पोजीशन लिया।
राइट, ये फर्क होता है। तो अभी इसमें क्या गिवन है, कवर्ड शॉर्ट। ये एक ऐसी पोजीशन है जो कि शॉर्ट तो है पर नेकेड शॉर्ट नहीं है। मतलब समझना, आज मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेल किया, मेरे पास उसका शेयर नहीं है, मैंने ऐसे ही उसको सेल कर दिया, ठीक है। आई डोंट हैव अ शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री बट आई हैव सोल्ड इट, दिस इज नेकेड शॉर्ट। मतलब मेरे पास कोई कवरेज नहीं है। अगर एक्चुअल में जब मुझे डिलीवरी देनी पड़ी क्योंकि मैंने उसको सेल किया है, मान लो मैंने पेन आपको बेचा और मेरे पास ये पेन है ही नहीं, सो आई हैव डन अ नेकेड शॉर्ट हियर। कभी ना कभी तो ये पेन आपको देना पड़ेगा, कभी ना कभी तो ये रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर आपको देना पड़ेगा, उस दिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज नेकेड शॉर्ट, या फिर इसको आप अनकवर्ड शॉर्ट भी बोल सकते हो। सर आप तो कवर्ड शॉर्ट पढ़ा रहे हो, अरे कवर्ड शॉर्ट पढ़ाने के लिए अनकवर्ड शॉर्ट आना जरूरी है, ठीक है। कवर्ड शॉर्ट मतलब आई डू हैव द सिक्योरिटी विथ मी, मेरे पास ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर पड़ा हुआ है, अब मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूं फ्यूचर में, राइट। सो कवर्ड शॉर्ट मतलब फॉर द पर्पस ऑफ दिस सर्कुलर मीन्स अ पोजीशन इन बॉन्ड फॉरवर्ड्स। आपने बॉन्ड फॉरवर्ड्स को क्या किया है, सेल कर दिया है, पर आपके पास एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है अंडरलाइन के अंदर, आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है और आपने वहां पे बॉन्ड फॉरवर्ड्स को शॉर्ट किया है। इट्स अ पोजीशन इन बॉन्ड फॉरवर्ड इन विच द सेलर ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होल्ड एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास डिलीवरी देने के लिए पड़ा हुआ है, राइट, मेरे पास डिलीवरी देने के लिए पड़ा हुआ है, मैं उसको क्या कर रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं, पर दिस इज अ कवर्ड शॉर्ट, मेरे पास कवर है देने के लिए, राइट। और बाकी सिंपल सी डेफिनेशंस है डायरेक्टली जो गिवन है अपने अपने एक्ट के अंदर, राइट। उसके बाद एक मार्केट मेकर होते हैं। मार्केट मेकर मतलब एक ऐसी एंटिटी जो प्रोवाइड करते हैं प्राइजेस को टू यूजर्स एंड अदर मार्केट मेकर। तो ये बेसिकली इनका क्या होता है, प्राइस प्रोवाइड करना इनका काम होता है। दीज आर द मार्केट मेकर्स, ओके। ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर का मतलब यहां पे कोई एक्सचेंज बीच में फैसिलिटेट नहीं कर रहा है। लेट सपोज मुझे सेल और बाय करना है किसी भी पार्टी से, सो ए और बी आपस में सेल और बाय कर रहे हैं, राइट, दिस इज ओवर द काउंटर। जब मल्टीपल बायर्स के बीच में एक्सचेंज आ जाता है, अब ये डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये एक्सचेंज पे बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं और एक्सचेंज आगे बेच रहा है और खरीद रहा है। लेट सपोज ए को कुछ बेचना है और ई को कुछ खरीदना है जो ए के पास है, तो ये ट्रांजैक्शन एक्सचेंज फैसिलिटेट करवा रहा है रेदर देन ए और ई डायरेक्टली टच में आ रहे हैं। नहीं, ए और ई अगर डायरेक्टली टच में आ रहे हैं तो वो ओवर द काउंटर हो गया, उन्होंने काउंटर पे बैठ के डील करी है, राइट। लेट सपोज आई वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड, सो देयर इज नो एक्सचेंज। इंडिया के अंदर ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है जो ये चीज फैसिलिटेट करवा दे। मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली बायर और सेलर, मैं बायर हूं, मुझे सेलर मिल गया, मैं उनके साथ काउंटर पे बैठ के बात करूंगा कि कितने रुपए में देना है बताओ, राइट, दिस इज ओटीसी। पर अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदना होता है तो क्या आप मुकेश अंबानी सर के पास चले जाते हो क्या? नहीं। या फिर क्या उसके पास जाते हो जिसके पास शेयर्स होता है? नहीं। जो सेलर होता है वो भी एक्सचेंज के पास होता है, आता है, जो बायर होता है वो भी एक्सचेंज के पास आता है और एक्सचेंज फैसिलिटेट करवाता है इस ट्रांजैक्शन को। दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ट्रेडेड। ओवर द काउंटर मतलब हमने खुद जाके पार्टी से डील करी है, ओके। फिजिकल सेटलमेंट क्या होता है हमने समझ लिया, रेपो क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, हमने 50 बार समझ लिया अलग अलग वीडियोस में। अनकवर्ड शॉर्ट क्या होता है वो भी हमने समझ लिया था जब हमने कवर्ड शॉर्ट पढ़ा था। यूजर मतलब ऐसा पर्सन जो अंडरटेक करता है ट्रांजैक्शन को इन बॉन्ड फॉरवर्ड अदर देन द मार्केट मेकर। तो दो लोग होते हैं, मार्केट मेकर जो प्राइस डिटरमाइन करता है, जो प्राइस बताता है, और एक जो मार्केट मेकर नहीं होता है, वो सब क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं, राइट। वो सब क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं, ओके। सो दीज आर द डेफिनेशन। सर इतनी सारी डेफिनेशन क्यों पढ़ा दी? अरे यार सर्कुलर समझेंगे कैसे, ईयरली डेफिनेशन नहीं समझेंगे तो सर्कुलर कैसे समझेंगे, राइट। सो कभी कभी सर्कुलर समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस को समझना जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे इसमें? दो पार्टिसिपेंट्स होंगे, एक तो मार्केट मेकर जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होने वाले हैं, प्राइमरी डीलर्स होने वाले हैं, और अदर रेगुलेटेड एंटिटीज होने वाली हैं जो कि आरबीआई बताएंगे।
प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या होने हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती हैं वही होने वाली है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर कितना होने वाला है, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल से ज्यादा वाली मैच्योरिटी नहीं, मैक्सिमम मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर, वही कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर होने वाला है। सेटलमेंट फिजिकल भी हो सकता है, बॉन्ड को डिलीवर कर दो बायर के पास, या फिर मार्क टू मार्केट सेटलमेंट कर लो, नेट सेटलमेंट कर लो, कैश सेटलमेंट कर लो, एक ही बात है। 20 रुपए डायरेक्ट दे दो, या तो पहले उसको बॉन्ड दो 100 रुपए पे, फिर वो आगे जाके 120 पे बेचे, या आप खुद ही उसको 20 रुपए दे दो ना, कैश सेटलमेंट कर लो। जैसे भी एग्री किया है काउंटर पार्टीज ने वैसा हो सकता है। क्यों हो सकता है सर? क्योंकि ओटीसी है, एक्सचेंज ट्रेडेड होता तो तुमको क्या लगता है, एक्सचेंज क्या तुम्हारे घर पे आके तुमको ये पेन डिलीवर करता है या बॉन्ड डिलीवर करता है? नहीं करता। एक्सचेंज ट्रेडेड हमेशा कैश सेटल्ड होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड इज ऑलवेज कैश सेटल्ड, राइट। जो ओवर द काउंटर होता है उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हो, फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो। सो क्योंकि यहाँ पे ओवर द काउंटर है तो यहाँ दोनों चीजें परमिटेड है, फिजिकल डिलीवरी भी और कैश सेटलमेंट भी, राइट। सो यहाँ कुछ गाइडलाइंस है जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन होगा। सो ऑल बॉन्ड फॉरवर्ड्स मस्ट बी गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, सो ISDA बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे बॉन्ड फॉरवर्ड्स को गवर्न किया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिपोर्टेड टू द ट्रेड रिपोजिटरी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द एग्जीक्यूशन। जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया ट्रेड रिपोजिटरी को बता दो विद इन 30 मिनट्स ऑफ द एग्जीक्यूशन। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस है क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। और कुछ यहाँ पे रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स की भी बात करिए। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, राइट, तो उसके लिए किया गया है। बेसिकली ओटीसी में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये सब उसके लिए किया गया है। द होल पर्पस इज टू मैनेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड प्रमोट्स मोर लिक्विडिटी एंड रोबस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ये इसका प्राइमरी पर्पस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये सर्कुलर भी हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि सर्कुलर में क्या क्या लिखा है, वही सब चीजें लिखी है जो हमने बात करी थी। इनको क्या बोला जाता है, आरबीआई के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्शन 2025। ये वाला सर्कुलर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट, डेफिनेटली हो सकता है। बाकी जो अभी तक हमने पढ़े वो नॉर्मल है, जो पहले दो पढ़े वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड वाला जो पढ़ा वो अच्छा खासा है, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ओके। ये किस पे अप्लाई करेंगे, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, जो कि ओटीसी एंटर किए आ रहे, वैसे भी ओटीसी होते हैं, ठीक है, वैसे भी ओटीसी होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। एलिजिबिलिटी, आप रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो जो कि एलिजिबल हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, राइट। फेमा ने आपको परमिशन दे रखी है, एलिजिबिलिटी दे रखी है, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हो या फिर आप रेजिडेंट हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। मार्केट मेकर कौन है, कुछ लोग एलिजिबल है मार्केट मेकर होने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एलिजिबल है, पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को मत लेना, पेमेंट बैंक को मत लेना, लोकल एरिया बैंक को मत लेना, आरआरबी को मत लेना, ये लोग एलिजिबल नहीं है, ये याद रखने की चीज है। और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर क्या होता है, हमने बहुत बार बात कर रखी है, राइट। अ मार्केट मेकर में अंडरटेक लॉन्ग पोजीशंस विदाउट एनी लिमिट एंड कवर्ड शॉर्ट पोजीशंस इन द बॉन्ड फॉरवर्ड मार्केट, कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेने वाले हो, नो लिमिट, और अगर आप कवर्ड शॉर्ट पोजीशन भी लेने वाले हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसमें लोगे, बॉन्ड फॉरवर्ड्स के अंदर लोगे। देखो अनकवर्ड की बात नहीं करी है, इसलिए समझना जरूरी है डेफिनेशन को कि कवर्ड शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, अनकवर्ड क्या होती है। पता ही नहीं होगा तो सर्कुलर कैसे समझोगे, राइट। सो डेफिनेशंस कभी कभी थोड़ी बोरिंग लगती है, पर थोड़ा बहुत बोरिंग काम कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा इंटरेस्ट लेने के लिए पहले थोड़ा सा बोरिंग काम करना पड़ता है, राइट। अ मार्केट मेकर इज परमिटेड टू अंडरटेक शॉर्ट सेल्स, ये शॉर्ट सेल्स करने के लिए भी परमिटेड होता है, राइट। पर ये ध्यान रखो कि कवर्ड शॉर्ट पोजीशन होनी चाहिए, बॉन्ड फॉरवर्ड्स के अंदर कवर्ड शॉर्ट पोजीशन होनी चाहिए, अनकवर्ड नहीं चलेगी, ये आपको याद रखना चाहिए। यूजर्स, एनी एंटिटी एलिजिबल टू बी क्लासिफाइड एज अ नॉन रिटेल यूजर, जो भी नॉन रिटेल यूजर है वो सारे आपके एलिजिबिलिटी के अंदर आ जाते हैं, राइट। दे कैन अंडरटेक लॉन्ग पोजीशंस इन द बॉन्ड फॉरवर्ड विदाउट एनी लिमिट, यूजर भी कर सकता है। मे अंडरटेक कवर्ड शॉर्ट पोजीशन,
ओनली फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कवर्ड शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो बॉन्ड फॉरवर्ड्स के अंदर, पर ये सिर्फ हेजिंग के पर्पस से होना चाहिए, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मैनेज करने के पर्पस से होना चाहिए, स्पेक्यूलेशन की वजह से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्पेक्यूलेशन करने लग जाओ, ठीक है, हेजिंग होनी चाहिए, स्पेक्यूलेशन नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। टू इंश्योर दैट शॉर्ट पोजीशंस अंडरटेकन बाय द यूजर इज कवर्ड। अब इंश्योर करने के लिए कि भाई तुमने जो पोजीशन ली है वो कवर्ड है कि नहीं है, तुम्हारे पास एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या तुम ओपन शॉर्ट खेल रहे हो, अनकवर्ड शॉर्ट खेल रहे हो, राइट। मार्केट मेकर क्या कर सकते हैं, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मंगवा सकते हैं कि दिखाओ भाई तुम्हारे पास कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तुम इतने कॉन्ट्रैक्ट्स तो ले रहे हो, क्या एक कवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है भी कि नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अ कवर्ड शॉर्ट पोजीशन इन बॉन्ड फॉरवर्ड शैल एग्जिट इट्स शॉर्ट पोजीशन इन केस इट सीजेस टू होल्ड अ अंडरलाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, समझना। मैं एक यूजर हूं, मैंने एक कवर्ड शॉर्ट पोजीशन ली, कवर्ड शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, मतलब मैंने शॉर्ट पोजीशन ली पर ये कवर्ड है बिकॉज आई डू हैव अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसके बेसिस पे मैंने क्या किया, कवर्ड शॉर्ट लिया। अरे ये होता ही नहीं तो फिर वो कवर्ड शॉर्ट होता ही कैसे, होता अनकवर्ड हो जाता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी तभी तो कवर्ड शॉर्ट हुआ। फॉरवर्ड बॉन्ड फॉरवर्ड्स को शॉर्ट किया, सेल किया, पर उसकी बैकिंग में मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़े हुए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिस इज अ कवर्ड शॉर्ट। मान लो ये कवर्ड शॉर्ट लेने के बाद मैंने इसको सेल कर दिया, इवेंचुअली आई सोल्ड इट, नाउ दिस short is no more the covered short, this has become a uncovered short। क्योंकि इसका अंडरलाइन तो चला गया, इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आपने बेच दिया, तो अब कवर्ड कैसे हुआ, है तो अनकवर्ड शॉर्ट हो गया, राइट। तो अगर ऐसा केस है तो आपको उसी टाइम एग्जिट करनी पड़ेगी अपनी शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि आप सिर्फ कवर्ड शॉर्ट ले सकते हो। नाउ इट हैज it's now no more a covered short, it's now a uncovered short, so you need to immediately exit your position the moment you sold the government security. Please exit your short position, that's the provision and it is again important, right। हो सकता है ये चीजों में से आपको कुछ एक पॉइंट एग्जामिनेशन में देखने को मिले, राइट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर को आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि ये फिजिकली सेटल्ड भी हो सकता है, कैश सेटल भी हो सकता है। अरे ओटीसी में दोनों हो सकते हैं, फिजिकल सेटलमेंट और कैश सेटलमेंट दोनों ही परमिटेड है। फिजिकली सेटल हुआ तो कौन सेटल करेगा, सीसीआईएल सेटल करेगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटल करेगा, इंपॉर्टेंट है। कैश सेटल हुआ तो बायलेटरली सेटल हो जाएगा, ये तो बायलेटरल सेटलमेंट हो जाएगा, आपस के एग्रीमेंट से सेटल हो जाएगा, राइट। सेटलमेंट बेसिस एंड मार्केट कन्वेंशंस ऑफ द बॉन्ड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन शैल बी स्पेसिफाइड। कौन स्पेसिफाई करेगा सेटलमेंट का बेसिस, और मार्केट कन्वेंशंस मतलब मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से स्पेसिफाई करने वाला है, फिम्डा स्पेसिफाई करने वाले हैं इन कंसल्टेशन विद द अदर मार्केट पार्टिसिपेंट। सर ये फिम्डा क्या चीज है, बेसिकली इट्स अ फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना। इसका पर्पस क्या होता है, ये आपका होमवर्क है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि फिम्डा का काम क्या होता है। ओके बहुत ही सिंपल है, अपने बेसिस पर रिसर्च करो, ये तुम्हारा होमवर्क है। फिम्डा का काम क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आई थिंक किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी रिसेंटली आया भी था, ओके ये आया भी था। सो ये सारा बेसिकली आपके नॉर्म्स हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर से रिलेटेड, और वो सर्कुलर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। फटाफट से कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर बॉन्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द आरबीआई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्शन 2025। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना गिवन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना गिवन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर तो सबको आ जाना चाहिए होपफुली।
सो क्या इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 ईयर। हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए? 1 ईयर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई's recent circular, which platform is now allowed for matching transactions between a primary member and its own gilt account holder? या फिर दो गिल्ट अकाउंट होल्डर हो एक ही प्राइमरी मेंबर के, कौन से मार्केट में एलिजिबल है? ओटीसी, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर जीएम पोर्टल, गवर्नेंस ई मार्केट प्लेस। बहुत ही स्ट्रेट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जिसने दो सर्कुलर्स को ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है वो भी आंसर कर सकता है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो आंसर नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? जो सिर्फ फाइनेंस करंट अफेयर्स वाली सीरीज भी देखता होगा, सर्कुलर वाली सीरीज भी देखता होगा, आराम से आप ये आंसर कर सकते हो। भले ही उसके बाद आपने सर्कुलर्स कभी नहीं पढ़े हो, पर अगर आप ये सीरीज देखते हो तो डेफिनेटली यू कैन इजीली आंसर दिस, राइट? ऊपर ऊपर से भी पढ़ाओ तो भी आंसर कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, एनडीएस ओएम। इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशंस अभी तक कर चुके हैं, राइट? इस वाले में भी और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी तो हमने तो इसका पूरा सर्कुलर यहाँ पे कवर किया था। आप वो वीडियो जरूर देखना, राइट? क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Which investments are exempt from 25% held to maturity ceiling for all India financial institution as per the latest RBI amendment? RBI ने लेटेस्ट अमेंडमेंट किया है कि HTM सिक्योरिटीज पे जो 25% का कैप हुआ करता था, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे भी हुआ करता था। कौन सी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट क्लास पे ये कैप हटा दिया गया है? ऑप्शन ए शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर, ऑप्शन बी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विथ एटलीस्ट 3 ईयर रेजिडुअल मैच्योरिटी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर या वेंचर कैपिटल फंड। क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही सिंपल। एक बार भी जिसने वीडियो देखा होगा वो एग्जाम में भी डेफिनेटली ये कर पाएगा। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विद एटलीस्ट मैच्योरिटी रेजिडुअल मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स, राइट? ये हमने बार बार पढ़ा था। व्हाट डज कवर शॉर्ट मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ बॉन्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस? होल्डिंग अ अंडरलाइंग सिक्योरिटी विदाउट सेलिंग इट फॉरवर्ड, सेलिंग अ बॉन्ड फॉरवर्ड विदाउट डूइंग इट बट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द सेटलमेंट डेट, short selling government securities without coverage, a strategy involving buying and selling simultaneously, या फिर entering into forward contract with no underlying asset. The correct answer is B. यहां पे आप क्या करते हो? Selling a bond forward without doing it, but आपके पास क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, राइट? आपके पास क्या होता है? यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है बैकिंग में। अगला आता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई's forward contract in government security directions, where are forward contracts in government securities undertaken, in which market it is undertaken? BSE, NSE, OTC, commodity exchange या फिर government e market place? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्शंस 2025 के हिसाब से,
वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से मार्केट में लिए जाते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर लिए जाते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज पे या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे? इस वाले का आंसर मैं नहीं बता रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा इन द कमेंट सेक्शन। डू लेट मी नो। आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक एक भी आंसर गलत आने वाला है कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो। और डेफिनेटली आप सर्कुलर 1 वाले वीडियो को भी देखना, पार्ट 1 को भी देखना, और बाकी के हम पार्ट 3 के अंदर बहुत ही जल्दी कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।